हेलो गाइस, माय नेम इज़ समर सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस नाम का मतलब क्या है? हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ। मतलब कैसे, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे डेट्स के साथ। जो तारीख होती थी उसके साथ बहुत फैसिनेटेड होते थे। बहुत सारे डिबेट्स होते थे, कड़क डिबेट्स होती थी कि कौन सा रूलर था जिसने बैटल लड़ा, कौन से ईयर में बैटल लड़ा, कब उसको राजा बनाया गया, कब उस राजा की डेथ हुई। तो ये सारी चीज़ें पे डिबेट होता था कि कब क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं, बहुत बार बहुत लोगों ने कहा है कि यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, कितनी डेट्स हैं इसमें। तो अब क्या ये सच है? ये जो कॉन्सेप्शन है ये ट्रू है कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेट्स होती हैं? ये जो हिस्ट्री है ये हमें ये बताती है कि चेंजेस कैसे आए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या क्या चेंजेस आए। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे फाइंड करते हैं कि पास्ट में ऐसा था, अब ये हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। तो ऐसे हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि बिफोर ये ऐसे था, आफ्टर ये ऐसे हो गया। अब हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बट हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जैसे कि अब हमने कुछ देखा तो सोचते हैं हाँ यार ये तो ऐसे ही है। बट कभी कभार क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे कि आपने किसी को चाय पीते हुए देखा, एक सिप ले रहा है वो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर कब लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट की। और अगर आप रेलवे स्टेशन के बगल में या फिर कहीं रेलवे ट्रैक के बगल में खड़े हो, आपने ट्रेन को पास होते हुए देखा, तो आप सोचोगे कि ये ट्रेन कब बनी थी, कैसे बनी थी, और इससे पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब हमने किसी को सुबह में देख लिया कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फिर हम ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब पास्ट में नहीं थे ये न्यूज़पेपर्स तो लोगों को पता कैसे चलता था कहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये सारे क्वेश्चंस ना हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। पीछे कहाँ? मतलब हिस्ट्री, मतलब पास्ट में जा रहे हैं, टाइम मशीन से नहीं जा रहे हैं। मतलब माइंड हमारा जा रहा है पास्ट में, आखिर हुआ कैसे होगा ये हैं। तो अब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग एक फिक्स डेट रखें। जैसे कि किसी राजा को इतने तारीख को थ्रोन पे रखा गया, मतलब इतने तारीख को राजा बना दिया गया, तो वो क्वेश्चन आएगा तो आप पर्टिकुलर डेट लिख सकते हो। बट अगर ये पूछा जाए कि कब लोगों ने चाय पीनी शुरू की, तो अब पूरे इंडिया में लोगों ने एक साथ तो चाय पीनी शुरू नहीं की होगी। जैसे कि आज मैंने पी है, फिर कल मैं आपको बताऊंगी, फिर आप किसी को बताओगे, फिर वो किसी को बताएगा। ऐसे करके बहुत लंबा पीरियड होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 18th सेंचुरी में ये हुआ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही दिन सब कुछ नहीं हो जाता है, उसमें एक टाइम पीरियड लगता है। तो ऐसे में अगर हम लोग एक फिक्स डेट बोलें तो ये गलत होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर हमें डेट्स ऐसे नहीं दी जाती है। जैसे कि कोई नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे कि सत्याग्रह ही हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, तो वो एक ही दिन में तो नहीं हो गया था ना। उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं कि हाँ इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में या फिर इतनी सेंचुरी में ये हुआ था। अब फिर भी हम लोग बोलते हैं कि यार हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, फिर भी हम लोग हिस्ट्री को ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है डेट्स की। जैसे कि ये डेट, फिर उसके नीचे ये डेट, मतलब हम लोग माला गुथरे डेट से, ऐसा लगता है। तो ये एसोसिएशन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब पहले के ज़माने में जब किंग्स हुआ करते थे, बिल्कुल पहले, तो हम लोग क्या करते थे ना कि ज़्यादातर हिस्टोरियंस उस बात पर जोर मारते थे कि कब किंग को राजा बनाया गया, मतलब वो किंग राजा कब बना, किस डेट को उसको उस पर्टिकुलर एरिया का राजा बनाया गया, कब उसने ये बैटल वॉन किया, कब उसकी डेथ हुई। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारी डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स को याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि डेट्स बहुत सारी होती हैं हिस्ट्री में। ऐसा नहीं होता है।
पहले के ज़माने में तो हिस्टोरियंस क्या करते थे, सिर्फ किंग पर करते थे, पूरा फोकस जो उनका होता था सिर्फ किंग पर होता था। लेकिन जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं उसमें हमें 2 साल पहले की भी जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें भी बताया कि हम लोगों ने कैसे लोग खाते थे उस ज़माने में, कैसे लोग क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा आर्किटेक्चर बनाते थे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। पर पहले सिर्फ किंग्स पर जोर मारा जाता था, तो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री को डेट से कंसिडर नहीं करेंगे और इसीलिए ये बोरिंग नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच डेट्स, कौन सी तारीखें। तब से तारीख पे तारीख हो रहा है तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इतनी तारीख नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में ज़्यादा डेट्स नहीं होती है, जो हम लोग इसे बोरिंग बोलते हैं। तो अब कौन सी डेट्स पर हमें फोकस करना है, हम किस क्राइटेरिया से डेट्स को चूज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट बोलते हैं उसे। हम जो डेट्स सिलेक्ट करते हैं ना, वो हम एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री इतनी छोटी नहीं है जितनी हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर इशू पर जब बात करते हैं तो डेट्स ये रहेंगी कि हमने पर्टिकुलर इशू पे बात की तो उस पर ये तारीखें हैं। अब हम लोग दूसरे इशू पर बात कर रहे हैं तो उस पर दूसरी डेट्स होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इशू में एक ही डेट हो, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अब एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करो कि अगर किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा होगा हिस्ट्री इंडिया में तो क्या होगा, वो लोग हर गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंट समझेंगे क्योंकि वो उनके देश के लोग थे, तो वो लोग उस पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि अब हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखेंगे कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर लास्ट विसरॉय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबैटन था। तो अब लग रहा होगा कि यार इतने सारे गवर्नर जनरल्स के नाम क्यों नहीं है, हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिर ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें इतने सारे नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे कि कब लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट की, तो उसमें डेट बता दी। अब अगर हम लोगों का इशू चेंज हो गया, हम लोग का जो टॉपिक है वो पूरा चेंज हो गया, हम लोग गवर्नर जनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डेट चेंज हो जाएगी पूरी। अब जो हमारी हिस्ट्री है हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड क्यों करते हैं, हम लोग ऐसे भी तो पढ़ सकते थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये किया और हमारे राजा अशोक ने ये किया, ऐसे पढ़ सकते हैं ना हम लोग। तो क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए नहीं पढ़ते हैं ऐसे ताकि जो ये चैप्टर्स में हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग को एक टुगेदरनेस मिले। मतलब क्या कि जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एंशिएंट मिले, मेडिवल हो तो मेडिवल ही मिले और मॉडर्न हो तो मॉडर्न ही मिले। मतलब किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कि अभी हम लोग मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ रहे थे और डायरेक्ट पहुंच गए वो लॉर्ड माउंटबैटन पर, तो ऐसे नहीं करेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आए, इसलिए हम लोग इसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब हम लोग डेट्स मतलब पीरियड कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया है ना एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो करते कैसे हैं इसे डिवाइड। 1817 में एक जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था, ठीक है। उसने 3 वॉल्यूम बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इस ये जो हिस्ट्री उसने लिखी है उसमें इसने क्या किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। अब ये जो पीरियडाइजेशन था जिसमें उसने जिसमें डिवाइड किया है इस पीरियड्स में, ये जो उसकी पीरियडाइजेशन थी बहुत लोग इसे कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई ये सही है। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है, सोचो ज़रा, इस पीरियडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पीरियडाइजेशन में, क्योंकि इसमें क्या किया है ना जेम्स मिल ने, इसने ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को किस बेसिस पे इसने डिवाइड किया, कुछ तो इसके माइंड में चल रहा होगा ना जिसने डिवाइड कर दिया। वो इसने ये सोच के डिवाइड किया कि जैसे कि एंशिएंट, हम लोग जैसे बोलते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट इंडिया में सारे हिंदू रूलर्स थे तो इसलिए उसने हिंदू रख दिया, मेडिवल में ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स थे इसलिए मुस्लिम रख दिया, और मॉडर्न में ब्रिटिश ने रूल किया इसलिए उसने ब्रिटिश रख दिया। तो क्या ये रॉन्ग नहीं है कि हम लोग सिर्फ किंग्स के बारे में पढ़ेंगे,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश रूल में कोई हिंदू या फिर मुस्लिम थे ही नहीं, या फिर हमारी पब्लिक जो थी वो भी ब्रिटिश थी, ऐसा नहीं है, मुस्लिम में भी हिंदू थे ही। अब पीरियोडाइज करने की ज़रूरत क्या है? एक ही साथ एक बुक में पढ़ लेते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे डायरेक्टली मॉडर्न पढ़ लेते हैं। तो अभी मैंने बोला था कि एक तो टुगेदरनेस आ जाती है कि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, और दूसरी बात ये होती है कि ताकि हम लोग ये कंपेयर कर सकें कि हाँ एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं था, बट मॉडर्न जो हिस्ट्री है हाँ इसमें तो भाई था ऐसा। तो हम लोग जो चेंज हुए हैं ना, जो हम यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो हिस्ट्रीज़ में, जैसे कि एंशिएंट में ये था, मेडिवल में उससे ज़्यादा कुछ हुआ, और मॉडर्न में थोड़ा और चेंज हुआ, तो वैसे ही हम लोग उसको अच्छे से चेंजेस को डिटरमिन कर सकें, इसलिए हम लोग इसे पीरियडाइज कर देते हैं। अब ये जो जेम्स मिल था ये सोचता था कि जो ये एशियन सोसाइटीज़ हैं, मतलब ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसमें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो यूरोप से बहुत ही ज़्यादा कम सिविलाइज्ड हैं। वो सोचता था कि हिंदू और मुस्लिम जब रूल करते थे तो यार कितना सारा ये लोग टॉलरेट करते हैं, इतने सारे रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे, इतने सारे कास्ट तबूज हैं, मतलब इतना सारा कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये जो इंडिया है ना ये बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है, इंडिया क्या पूरी एशिया ही सिविलाइज नहीं है, ये ऐसा सोचता था। अब ये जो मिल था ये सोचता था कि यार इंडिया को ना सिर्फ हम ब्रिटिश ही सिविलाइज कर सकते हैं, ब्रिटिश रूल आएगा तो इंडिया पूरी सिविलाइज हो जाएगी। तो ये करने के लिए नेसेसरी था कि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और जितने भी लॉज हैं ना ब्रिटिशर्स के, वो सारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अरे मिल ने तो ये सजेस्ट किया था कि हम लोगों को ना सारे टेरिटरीज को कॉन्क्वेयर कर लेना चाहिए, तब सब लोग हमारी बात मानेंगे और हम लोग इंडिया को बना देंगे सिविलाइज्ड। और ये भी सोचता था कि यार इंडिया ब्रिटिश के बिना ना इसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं है इंडिया का। अब ये जो आइडिया था ना ब्रिटिश का, इन लोगों ने इसमें सारे रूल रिप्रेजेंट किए, सारे फोर्स लगाए प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के। अब जो ब्रिटिश रूल से पहले का जो पीरियड था वो पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था। क्या ये जो कंसेप्शन है ये हम लोग आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले भी हमारा इंडिया बहुत सिविलाइज्ड था। अब जो मैंने आपको बात पहले बता दी वही इन 2 पैराग्राफ्स में है कि हम लोग मुस्लिम और हिंदू में क्यों नहीं कर सकते रेफर, और मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना इसे हम लोग कॉलोनियल भी बोलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है कि व्हाट इज़ कॉलोनियल। अब कॉलोनियल वर्ड आया कहाँ से है? हम लोग इसके नाम से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। कॉलोनियल आया है कॉलोनी से। तो कॉलोनी मतलब एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में सभी लोग सिविलाइज्ड होते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियड था, ब्रिटिश आए थे, जैसा कि वो बोलते थे कि हमारे आने से हमारा इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है वो सिविलाइज्ड हो गया, तो इसीलिए उस पीरियड को हम लोग कॉलोनियल बोल देते हैं। अब इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सारी का जो हमारे लोकल नवाब्स थे, राजास थे, इन लोगों के ऊपर कॉन्क्वेयर कैसे किया। अब ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी कैसे की, कैसे ये अपना खर्चा चलाते थे, जो कंपनी का होता था, कहाँ से ये टैक्स लेते थे, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इन लोगों ने कैसे हम पर रूल किया, क्या क्या चीज़ें लागू की, वो सब भी हम लोग इस वाली बुक में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्लासेस और ग्रुप्स हैं हर समय एक एक्सपीरियंस फील नहीं करती। जैसे कि एंशिएंट में कुछ चेंज हुआ होगा तो मेडिवल में उससे कुछ ज़्यादा हुआ होगा और मॉडर्न में कुछ ज़्यादा, इसीलिए हम लोग इसे प्लूरल में बोलते हैं, आर पास्ट, ना कि आर पास्ट बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो, मतलब हम कैसे जानते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन से सोर्सेज यूज़ करके हिस्टोरियंस ने 250 ईयर्स, लास्ट जो 250 ईयर्स है उसकी इंडियन हिस्ट्री लिखी थी। तो उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना उससे जो रिकॉर्ड्स थे वो प्रोड्यूस होते थे। कैसे? तो जो अगर कोई रिसोर्स है तो हमें कहाँ से मिलता है? जो रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, वहाँ से।
अब ब्रिटिश क्या थे ना, लिखने पर बड़ा बिलीव करते थे कि इसलिए जितने भी इंस्ट्रक्शन होते थे, प्लान होते थे, पॉलिसी होते थे, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखी जाती थी। अब ये जब लिख लिया जाता था तो फिर इसको स्टडी भी करते थे और इसके ऊपर डिबेट्स भी करते थे। अब जो ब्रिटिश थे वो ये भी सोचते थे कि हाँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं, उनको अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसीलिए उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, इसमें वो लोग एक रिकॉर्ड रूम रखते थे, जैसे कि द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस जो होता था, जो कलेक्ट्रेट होता था, या फिर कमिश्नर्स ऑफिस, या फिर ऐसे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें वो लोग एक सेपरेट रूम बनाते थे स्पेशली उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स के लिए। और जो स्पेशली आर्चीव्स और म्यूजियम्स होते थे, वो भी ये लोग इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने के लिए एस्टैब्लिश करते थे। ये लेटर्स और मेमोज जो होते थे वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को मूव करते थे, खुद से नहीं करते थे, मतलब हम लोग मूव कराते थे, खुद से कैसे करेंगे, बेचारे के पैर थोड़ी होते हैं। हम लोग आज भी इन रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं बिकॉज ये आज भी प्रिजर्व किए हुए हैं आर्चीव्स में। अब क्या होता था पहले में कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये बहुत ही केयरफुली कॉपी किए जाते थे और ब्यूटीफुली रिटन होते थे। ये कैसे, कैलीग्राफिस्ट्स लिखते थे इसे। जो लोग आर्ट में बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल आर्ट करते थे ना, उन लोगों को ही लिखने के लिए दिया जाता था, ऐसे नहीं कोई भी लिख देता था, क्योंकि लिखना तो सबको आता है, लेकिन जो ब्यूटीफुली लिखता था उसे ये लोग हायर करते थे लिखने के लिए। अब जब से प्रिंटिंग फैली, प्रिंटिंग बीमारी नहीं है जो फैल गई मतलब जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो ये लोग फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते थे, फिर ये लोग लिखते नहीं थे इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है ना कि प्रैक्टिस जो थी सर्वेइंग की, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ब्रिटिश थे वो क्या बिलीव करते थे कि एक कंट्री को हमें पहले अच्छे से जानना पड़ेगा, अच्छे से पहचानना पड़ेगा उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। 19th सेंचुरी जब थी तो ये लोग क्या करते थे, डिटेल्ड सर्वे लेते थे। जो विलेजेस होते थे ना, ये लोग वहाँ पे सर्वेज कंडक्ट करते थे। कैसे, ये लोग किस चीज़ का सर्वे लेते थे, वहाँ की फ्लोरा फोना का, वहाँ की जो सॉइल की टोपोग्राफी है उसका, और जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसका, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते थे, इसका सर्वे लेते थे। 19th सेंचुरी जब ख़त्म हो गई तब ये जो सेंसस होता था वो अब हर 10 साल पर होने लगा। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, कास्ट्स पर, रिलीजन और ऑक्यूपेशन पर। बहुत अदर सर्वेज भी होते थे, जैसे जूलॉजिकल सर्वेज, बोटानिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज, और भी बहुत सारे सर्वेज हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते थे। तो ये जो रिकॉर्ड्स थे इसमें हम लोग को बहुत सब कुछ जानने को मिला, पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ हमें वो बताएंगे जो ऑफिशियल सोचते थे, वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो क्या क्या सोचते थे वही सिर्फ बताया गया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। जो पब्लिक सोचती थी उस टाइम की वो नहीं बता पाए क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ना। तो इसीलिए जो ऑफिशियल सोचते थे सिर्फ वही चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इसलिए जो उस समय की पब्लिक थी वो लोग क्या सोचते थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, जो एक फार्मर थे, वो लोग क्या सोचते थे, ये जानना हमारे हिस्टोरियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है अगर हम लोग और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाएं। तो अब हम जब इस बुक को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जब ये बुक पढ़ने लगेंगे तब देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। थैंक यू।